जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 7th सेमेस्टर के जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो सेकंड है इसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और जो है इस वीडियो में हम 2 मार्क के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, और यूनिट 2 के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यूनिट फर्स्ट के जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए हैं, वो जो है 2 मार्क के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पफुल फार्मा में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो इट इज डिफाइंड एज ए लॉजिकल प्रोसीजर, यह एक क्या है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यह एक लॉजिकल प्रोसीजर है दैट विद इट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज बिटवीन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर और बिटवीन मैन्युफैक्चर साइट, जिसके यानी कि जो कि क्या करती है कि जैसे किसी ट्रांसफ़र प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ये ट्रांसफ़र प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जिसके साथ जैसे डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज जो होता है ये ट्रांसफ़र की जाती हैं। और ये कहाँ पर ट्रांसफ़र करती हैं, डेवलपमेंट, और जैसे इनको हम कहाँ कहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसे बदल सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट हो गया, मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चर साइट, इन जगहों पर इसको क्या ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। अगली स्टेप है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज बोथ इंटीग्रल एंड क्रिटिकल टू दी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर न्यू मेडिकल प्रोडक्ट, यानी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इसका प्रयोग ड्रग डिस्कवरी हो गया और डेवलपमेंट प्रोसेस में नए मेडिकल प्रोडक्ट यानी कि न्यू मेडिकल प्रोडक्ट में इसका क्या मेन रोल रहता है। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है इसका, इसमें जो नए मेडिकल प्रोडक्ट बनते हैं उसमें इसका मेन रोल रहता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें आपको पहले प्रोटोकॉल समझिए। टेक्नोलॉजी जो है इसमें प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम या कायदे से किसी काम को आपको करना है तो उसको नियम और लॉ के अकॉर्डिंग करना है, ना कि इलीगल कोई काम करें तो इसको। और ये किसका है प्रोटोकॉल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें हम जैसे इट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड है, जैसे यानी कि एस यू सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट, यानी कि एस यू और आर यू को जो है ट्रांसफ़र करने का ये कॉम्प्राइज करता है कौन, प्रोटोकॉल। और ये क्या करता है, ये दोनों यानी कि दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। प्रोटोकॉल जो होता है ये दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और देयर में बी एन एडिशनल यूनिट विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग मैनेजिंग एंड अप्रूविंग द ट्रांसफ़र, यानी कि ये क्या करता है, जो डायरेक्टिंग मैनेज होता है इसको रिस्पॉन्सिबल करने का काम करता है एडिशनल, यानी कि जो एडिशनल यूनिट होती है उसको। और इट्स आल्सो इंक्लूड, जैसे इसके जो ऑब्जेक्टिव स्कोप हो गया, मटेरियल हो गया, मेथड एंड इक्विपमेंट, ये इसके क्या ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क से आप तो समझते ही होंगे कि किसी पर रिस्क लेनी है हमको, अब किस पर लेनी है, क्वालिटी पर। और इसको क्या करना है, मैनेज, जो हम क्वालिटी पर रिस्क लेते हैं उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो इस क्वेश्चन में हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो इट इज ए सिस्टमिक प्रोसेस, यानी ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है फॉर दी असेसमेंट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड रिव्यू ऑफ रिस्क टू द क्वालिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो कि किसकी सिस्टमेटिक प्रोसेस, जैसे क्वालिटी पर कोई रिस्क आता है, अगर कोई क्वालिटी उस पर कोई रिस्क आता है तो उससे मैनेज कैसे करेंगे हम, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, यानी कि उसको मैनेज करें कैसे करेंगे, जो ट्रांसफ़र से चलती है, यानी जो सिस्टम होता है वो सिस्टम से, यानी जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है ये कैसी होती है, ये सिस्टम से चलती है। जो हमारी क्वालिटी है उस पर कोई रिस्क ना ले उसे मैनेज, यानी जो हमारी क्वालिटी होती है उस पर कोई रिस्क ना ले उसे हम किस तरह से मैनेज करें। और जो प्रोडक्ट होता है उसकी लाइफ साइकिल पर कोई ना रिस्क ले, ये, और हम इसे किस तरह से जो है रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अगली स्टेप है ये प्रोजेक्ट रिस्क रिड्यूस, यानी इसको जो हम रिस्क है इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि रिस्क
रिड्यूस कर सकते हैं। बाय यूज ऑफ टेक्निकल स्किल हो गया, प्लानिंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रबल शूटिंग एंड नेगोशिएशन, एंड बाय बीइंग गोल ओरिएंटेड। इन सभी को हम किस तरह से जो है रिड्यूस कर सकते हैं जो हमारी क्वालिटी पर रिस्क ली जाए तो। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेनुलरिटी, यानी कि यहाँ पर ग्रेनुलरिटी होगा, टी अलग लिखा है। व्हाट इज ग्रेनुलरिटी ऑफ टीटी प्रोसेस, जो एपीआई और एक्सीपीएंट के जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं उसके ग्रेनुलरिटी को आपको डिफाइन करना क्या है। तो द ग्रेनुलरिटी इज लेवल ऑफ डिटेल्स कंसिडर्ड इन ट्रांसफर मॉडल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। द ग्रेटर एंड ग्रेनुलरिटी द डीपर इज द लेवल ऑफ डिटेल्स अबाउट द ट्रांसफर। यानी कि अपने ग्रेनुलरिटी से आप समझिए कि आपने पहले ग्रेनुल तो जानते ही होंगे, जो टेबलेट होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, ग्रेनुल से मिलकर बनी होती है। अगर हम कोई चीज़ यानी कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें छोटी से छोटी जैसे कोई चीज़ है उसको बहुत महत्व यानी कि मेन रोल होता है, वो हमारी ग्रेनुलरिटी कहलाती है। जो चीज़ छोटी छोटी होती है वही क्या कहलाती है, ग्रेनुलरिटी। जितनी भी ज़्यादा यानी कि जो ग्रेनुलरिटी होगा उतनी ही ज़्यादा डीपर यानी कि जो होगा, डीपर इज द लेवल ऑफ डिटेल्स, यानी इसको आपको ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी। और अगली स्टेप है ग्रेनुलरिटी, यानी ग्रेनुलरिटी क्या, इट करेक्टराइज द स्केल और लेवल ऑफ डिटेल इन ए सेट ऑफ डाटा। प्रोसेस मॉडल्स वेरी इन डेप्थ डिपेंडिंग ऑन द नीड दे हैव टू सेटिफाइज। यानी कि जो ग्रेनुलरिटी है हमको उसको करेक्टराइज जो स्केल या लेवल ऑफ डिटेल को सेट करती है, जो सेटिस्फाई क्या करती है कि जो डेप्थ ऑफ डिपेंडिंग है कि मॉडल्स प्रोसेस के जो डाटा है उसको सेट करने का काम किसका, ग्रेनुलरिटी का। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, यानी कि प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन क्या है। पहले आप वैलिडेशन के बारे में समझिए, यानी कि आपने ये तो जानते होंगे कि कोई चीज़ इतनी डेट तक ये वैलिड है, इसके बाद ये इसको आपको रिन्यूअल कराना होगा या ये एक्सपायर हो जाएगी, वही क्या कहलाती है, वैलिड। यानी कि उसकी वैलिड जो डेट होती है वह वैलिड। और जो वैलिडेशन है इज ए प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड फॉर ऑल न्यू इक्विपमेंट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। जो सभी नए इक्विपमेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, इन सभी की जो है वैलिडेशन होती है। तो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन से जो है आपने तो पहले सुना होगा कि जो ये चीज़ें जितनी डेट तक वैलिड हैं, अभी हमने बताया है। जैसे आप समझिए कि एटीएम है, पेटीएम, इनमें क्या होती है 5 साल की वैलिड जो है डेट होती है। इसके बाद आपको क्या रिन्यूअल, यानी कि जैसे पेटीएम उसको आपको रिन्यूअल कराना होगा तो उसकी जो ये होती है डेट। और जो कि हम क्या करते हैं, जो नए इक्विपमेंट प्रोडक्ट होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए क्या यूज की जाती है, उससे हम पहले क्या करते हैं वैलिडिफाई करेंगे कि ये हमारा ठीक है या नहीं, ये इतने वैलिड हो गया अब नहीं चलेगा, ये आपको करना होगा। अब अगली स्टेप में क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जो हम कोई भी प्रोसेस है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कैसा है उसको जानेंगे। एनालिटिकल मेथड की लिस्ट है उसको हम क्या कैसी है उसको यूज करने के लिए। सैम्पलिंग प्लान, यानी जो हमारा सैंपल है उसका किस तरह से प्लान है, यानी कि सारी चीज़ों को इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फंक्शन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी हम इसको क्या चेक करनी होती है, जो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन होता है उसमें। अगला क्वेश्चन हमारा 6, नेम एट लिस्ट फॉर एजेंसीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन इंडिया, यानी कि ऐसी 4 एजेंसियों के नाम बताओ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में हमारी क्या हेल्प करती हो। तो उन एजेंसियों के आपको नाम लिखने होंगे। तो इसमें जैसे पहले 4 एजेंसियों के नाम आपको लिखने होंगे। 4 एजेंसी तो इसमें देखिए हमने लिखे हैं एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे APCTT के नाम से जानते हैं। और अगली अगली जो है एजेंसी द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और तीसरी है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। और चौथी है बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड। ये क्या होगी, 4 ऐसी एजेंसी हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए क्या सक्सेसफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 7,
स्टेट द रोल ऑफ वन मेजर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन इंडिया, यानी कि ऐसी एक एजेंसी का नाम बताइए, लिखिए जो इंडिया में क्या स्थित हो, सिचुएटेड हो। तो जैसे हमने इसमें जैसे ली है NRDC ने दी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये किस तरह की एजेंसी है, जैसे ये हमारी नॉन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट होती है, जो ये उसको क्या करती है, जो ब्रिटिश यानी कि जो नॉन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट थी बॉडी है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको क्या स्टेबलाइज किया गया था। अब बाद में इसको क्या इंडिया में जो है स्टेबलाइज किया गया था। ये क्या काम करती है, पब्लिक जो ये क्या काम करती है, इन सभी के बारे में इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इसमें देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको पहले स्टेबलाइज किया गया, फिर बाद में इसको जो है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइज किया गया। ये जो है पब्लिक सेक्टर को क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। कौन, जो टेक्नोलॉजी ये होती है NRDC एजेंसी होती है, ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो होता है उसको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। और इसको जो है डेवलप कब किया गया था, 1953 में। इंडिया में इसको स्टेबलाइज किया गया था 1953 में। और इसको प्रमोट एंड कॉमर्शियलाइज टेक्नोलॉजी के नाम से भी इसको जानते थे। और ये क्या करती है, जैसे ये प्रोसेस होती है मीटिंग, इन सभी को ये इन्वेंशन करने का काम करती है। और जो नेशन R&D इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी है उन सभी को ये क्या इन्वेंशन करने का काम करती है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे पहले आप ओवरव्यू में समझिए, क्वालिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी कैपेबल है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आप कहीं जाते हो इंटरव्यू में तो आप कहते हैं मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है, यानी कि आप इतने कैपेबल हो, इतने योग्य हो। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी इक्विपमेंट, जैसे इसमें टेक्नोलॉजी में यानी कि हम फार्मेसी में पढ़ रहे हैं तो जिसमें जो इक्विपमेंट हैं उससे हम परफॉर्म करेंगे कि ये किस तरह से काम कर सकता है, कितने एबल है। और साथ में ही ये चेक भी करेंगे कि ये रूटीनली जो है लगातार काम करने में परफॉर्म है कि नहीं, लगातार काम कर सकता है कि नहीं। और ये जो चीज़ें होती हैं क्वालिफिकेशन की जो प्रोसेस किस तरह से हम वेरीफाई के लिए परफॉर्म करेंगे, इन सभी को हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे इट इज़ दी एक्ट ऑफ प्लानिंग, यानी जो प्लानिंग कैरिंग आउट इन सभी का जो है एक्ट, इन सभी को हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। एंड अकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ टेस्ट विच इज परफॉर्म ऑन इक्विपमेंट टू कंफर्म द कैपेबिलिटी ऑफ इट्स वर्किंग एंड टू डिस्प्ले दैट इट विल परफॉर्म रूटीनली, यानी उसको लगातार काम करने की जो है डिस्प्ले पर काम कर सकता है कि नहीं, ये सभी हम उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी को कंफर्म करेंगे जो इक्विपमेंट है उसकी। क्वालिफिकेशन शुड बी कंप्लीटेड बिफोर प्रोसेस वैलिडेशन इज परफॉर्म, और उसकी हम जो है काम करने की जो वैलिड है उसको हम परफॉर्म करेंगे कंप्लीटली। मेजर इक्विपमेंट एंड क्रिटिकल यूटिलाइज एंड सिस्टम नॉर्मली रिक्वायर्स, जैसे IQ हो गया, OQ हो गया, PQ, इन सभी को हम इसमें क्या चेक करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 9, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी कि जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको हम किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है उसमें। तो इसमें हम जो ये इसमें जो हमारी एक ऐसी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसमें हम क्या क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, जो क्वालिटी है उसकी किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे। जब हम कोई चीज़ों को जैसे क्वालिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में करेंगे तो हमें क्या बहुत सी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उसके प्रति यानी कि ध्यान तो रखना हो। जैसे इसमें क्या होगा, जब हम कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसमें बहुत सी एक्टिविटी होंगी, उन पर हमको ध्यान रखना है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट हो गया, इन सभी पर हमको क्या काम यानी कि ध्यान रखना होगा। और रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे GMP का, कारपोरेट हेल्थ अथॉरिटीज, इन सभी पर हमको क्या ध्यान रखने के साथ में हमारे साथ ये किस तरह से ये बिहेव करें, और इनकी जो क्वालिटी कंट्रोल हो गया, प्रोसेस और SOP, इन सभी पर हमको क्या ध्यान है, यानी कि किस तरह से ये उसके साथ फॉलो कर रहे हैं, इन सभी को इसमें हम क्या टेक स्टडी करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, यानी इसमें हमको कुछ टर्म जो है उनको डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे इसमें पहला है
APCTT। ये क्या होता है, जैसे एशियन एंड स्पेसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो होता है, ये इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारी पूरी संस्था जो है जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में क्या हेल्प करती है। यानी कि जो हमारी स्मॉल और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज होती हैं, इनको जो है ट्रांसफ़र करने में, जैसे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है एशिया, इन सभी में क्या स्मॉल यानी कि ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। अब अगली जो हेडिंग है NRDC, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये क्या करती है, इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिफाइन भी कर चुके हैं 7 क्वेश्चन में, दोबारा इसको हम जो है इसमें डिफाइन कर देते हैं। यानी कि इट हैज़ बीन प्लेइंग ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग ए वाइटल लिंक बिटवीन रिसर्च नेटवर्क एंड इंडस्ट्री इन दी कंट्री। यानी कि जो नेटवर्क हो गया इंडस्ट्री में, ये उसमें क्या रिसर्च करने का जो है काम करता है। जैसे आप समझिए, यानी किसी भी एजेंसी में को जो है डिफाइन करने के लिए हमको क्या, एक NDRC जो एजेंसी होता है इसको डिफाइन करता है। जैसे ये हमारी नॉन डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट होती है बॉडी, उसको क्या ये उसी में जो है वर्क करती है, और इसमें जो है ये हमारी इंडिया में जो है हेल्प करती है। जैसे डेवलप हो गया, प्रमोट हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी में जो है इसको हेल्प करती है। तो इसी तरह से ये इसकी जो है हेल्प करती है हमारी। अब अगला क्वेश्चन है 3, TIFAC, यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। इसका क्या वर्क होता है, जैसे इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन विच एम्ड टू प्रमोट एंड सपोर्ट दी टेक्नोलॉजी इन इनोवेशन इन सेलेक्टेड एरियाज ऑफ नेशनल इम्पोर्ट्स। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो जो ऑटोनोमस और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये क्या काम करता है कि ऑटोमेटिक वर्क करती है। यानी कि जो ऑटोनोमस ये किस तरह से ये जो होती है एजेंसी, इसमें क्या ऑटोमेटिक वर्क करती है। इसका मेन जो है फंक्शन यही है कि ये जो है प्रमोट करती है, जो या सपोर्ट जो प्रमोट करती है या इसको सपोर्ट करती है, जैसे टेक्नोलॉजी को किस एरिया में कोई चीज़ कितनी सेलेक्टेड है, इसको ये क्या नेशनल इम्पोर्ट करने में क्या हेल्प करती है। जैसे हमारे दिल्ली हो गया और मुंबई, इनमें क्या होते हैं बड़े बड़े यानी कि बंदरगाह होते हैं, उसमें क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का हेल्प हमारी करती है। तो इसमें यही होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी इसमें अगली हेडिंग है जो टर्म है TBSC, यानी TBSC है, इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज। यानी इसमें क्या होता है, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म वेयर स्मॉल एंटरप्राइज कैन टेक ए अपॉर्चुनिटी एट द ग्लोबल लेवल फॉर एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी और इस्टेब्लिश बिजनेस कोलाबोरेशन। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो ये जो एजेंसी होती है ये हमारी हेल्प करती है जब हम किसी चीज़ को यानी कि बड़े पैमाने पर यानी कि करते हैं, तो उसमें हमारी हेल्प करती है। TBSC जो है एजेंसी होती है ये उसमें हेल्प करती है। जैसे टेक्नोलॉजी स्टेबलाइज बिजनेस, यानी कि बड़े पैमाने पर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हमारी हेल्प करती है ये एजेंसी। अब अगला टर्म है SBTIBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बुक ऑफ इंडिया। यानी इसमें हम जैसे एड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम टू दी एड दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज इन इंडिया। इसमें हम कहते हैं जैसे कोई भी चीज़ है फाइनेंशियल बैंक, जैसे हम क्या करेंगे, कभी हम यानी कि कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमको क्या फाइनेंस चाहिए किसी बैंक से, तो उसमें जो है लेन देन करने का काम कौन सी एजेंसी करती है, जो SIDBI जो एजेंसी होती है वो ये उसमें काम करती है। जैसे माइक्रो स्मॉल हो गया है, मीडियम स्केल पर जो हम उसको का ग्रोथ यानी कोई एजेंसी खोलना है तो उसमें हम इंस्टीट्यूशन हो गया उसमें हमको क्या फाइनेंस लेना हो, तो उसके लिए ये एजेंसी बनाई गई थी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन स्टेट लाइन सेंसिंग अथॉरिटी। यानी कि इसमें दी अथॉरिटी क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द लाइसेंसिंग ऑफ लेगिटिवेशन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्केल ऑफ मेडिकल इन दी स्टेट। यानी कि इसमें बताया गया है कि जब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी अथॉरिटी हमको लाइसेंस बनवाना होता है, किसी भी अथॉरिटी से हमको क्या लाइसेंस बनवाना होता है, तो ये हमारी चीज़ें जो होती हैं जिसको अथॉरिटी को जो है जिसका पर्पज ही है, जैसे जो रेगुलेट करती है क्या हमारी जो होती है
ये क्या होती है, जैसे ये पर्पज जो है रेगुलेट करती है या कंट्रोल करती है किसको, लाइसेंस हो गया, लेगिस्लेटिव हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्केल ऑफ मेडिकल इन स्टेट, इन सभी को जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये जो सेंसिंग अथॉरिटी होती है ये। और अगली स्टेप है इसके फंक्शन कुछ है, इट गिव्स अप्रूवल ऑफ ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, यानी कि जो इसमें हमारा कोई ऐसा अप्रूव करता है जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में काम कर सकता है, जैसे मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक मार्केट इन दी कंट्री, जो ये मॉनिटर करता है जो क्वालिटी ऑफ ड्रग या कॉस्मेटिक मार्केट को जो है कंट्री में किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, इन सभी को जो है इस अथॉरिटी यानी इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन दी लीगल इशूज़, यानी कि लीगल इशूज़ क्या हैं। जैसे लीगल इशूज़ आर दोज दैट आर डिसाइडेड बाय लॉ, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे कोई लीगल इशूज़ है तो ये हमारा लॉ है या लॉ के जो द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे हम कुछ कुछ नियम, यानी कि क्या है, जैसे नियम बनाए हुए हैं, अगर आप उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, वर्क करेंगे तो वो लीगल इशू में आएगा। अगर आप नियम कानून को तोड़कर काम कर रहे हैं तो वो क्या इलीगल इशूज़ आते हैं। तो इसी में क्या है, इसमें लीगल इशूज़ के, यानी कि आप किस किस तरह से काम करें जो कि लीगल इशूज़ के अंतर्गत यानी कि आए, ये हमारे अथॉरिटी के द्वारा यानी कि स्टेबलाइज किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, फियर के द्वारा इनकी जो डर होता है उसको दूर करने का काम करते हैं। जैसे आप कोई इलीगल काम ना करें, उसकी जो है उसको यानी कि जो प्रॉपर्टी अब मैनेज होती है उसके, यानी कि इसमें हम उसको क्या काम करते हैं। तो इस तरह से जो है ये लीगल इश्यूज होते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई, जैसे अभी क्या कोरोना काल चला था, उसमें जैसे कभी कभी क्या था, मास्क लगाना जरूरी था, तो वो लीगल इशूज था। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको चालान कटेगा, तो ये क्या लीगल, यानी कि जैसे आप हेलमेट है, बाइक चला रहे हैं आप तो आपको हेलमेट लगाना होगा, तो ये क्या लीगल है, यानी कि रूल्स है। जैसे आप कार चला रहे हैं तो आपको उसमें बेल्ट बांधनी होगी, तो उसमें क्या ये लीगल है, यानी कि जब आप इलीगल काम करेंगे तब आपको क्या, इसमें आपको चालान यानी कि कटेगा, तब आपको पे करना हो। तो इसके लिए यानी कि लीगल इश्यूज होते हैं ऐसे। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसको सेल्फ स्टडी करें। और ये हेल्पफुल फार्मा जो है हमारा स्वयं का चैनल है, तो आप जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, अगर कोई आपका दोस्त, तो उनको भी पता चले। यानी कि जो है इसमें आपको, जैसे आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। जैसे आप क्या क्वेश्चन पेपर को भी हल करें, यानी कि जैसे आपको पढ़ाई के साथ साथ यानी क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको लिखने में आसानी होगी। तो इसीलिए जो है हम ये क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। तो इसमें जो है अभी हम ये 2 मार्क के क्वेश्चन हल कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। तो है अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया और आप कहाँ से हो, और आपको जिस भी सब सेमेस्टर की वीडियो चाहिए जल्दी तो उसके लिए भी कमेंट करें। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो